चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, मतलब एक रोम्बस है जिसकी भुजा ए बी 4 सेंटीमीटर है और ए बी सी 120 डिग्री है। कह रहा है विकर्ण बी डी की लंबाई बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है एक रोम्बस है, तो एक रोम्बस बना लो। ठीक, मैं यहाँ रोम्बस बना देता हूँ। ये एक रोम्बस है, इसका नाम है ए बी सी डी। ठीक, और कह रहा है ए बी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ए बी जो है 4 सेंटीमीटर है और ए बी सी 120 है, ए बी सी 120 है। तो कह रहा है बी डी विकर्ण बी डी का मान बताइए, जो बी डी विकर्ण है इसका मान बताइए। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक, तो ये हमें निकालना है बी डी, ये वाला बी डी निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ठीक, अब देखो कैसे करेंगे सवाल। अच्छा, ये रोम्बस है, ये क्या है, रोम्बस है। तो रोम्बस में देखो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे रोम्बस है, रोम्बस की सभी साइड बराबर होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो रोम्बस की सभी साइड बराबर होती है। दूसरी चीज़, यदि हम रोम्बस के डायगोनल को मिला दें, यदि हम रोम्बस के पहली बात तो रोम्बस की सभी साइड बराबर होती हैं, ये सभी साइड बराबर होती हैं। तो देखो यहाँ पे अगर ये चार, ये साइड 4 है तो ये भी क्या होगा 4, ये भी क्या होगा 4, ये भी क्या होगा 4। ये चीज़ समझ में। दूसरी चीज़, रोम्बस की जो डायगोनल होते हैं ना वो एक दूसरे को 90 पे काटते हैं, एक दूसरे को 90 पे काटते हैं। अगर हम इस डायगोनल को भी मिला दें, इस डायगोनल को भी मिला दें, तो ये एक दूसरे को किस पे करेगा, 90 पे कट ऑफ करेगा, 90 पे कट ऑफ करेगा। तीसरी चीज़, पहली चीज़ सभी साइड बराबर होती हैं। दूसरी चीज़, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 पे काटते हैं। तीसरी चीज़, जो डायगोनल जो होते हैं वो एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं। एंगल को भी बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होगा कि जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है, बराबर बराबर एंगल में बांटते हैं। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे देखो सवाल हो गया। अब देखो ध्यान से देखना, ये 90 है, ये क्या है 90, ये 120 है, और मैंने बताया था डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया। ये 90 है तो 90 ये वाला हो गया, और 90 के देखिए 90 के सामने वाली साइड कितनी है 4, तो 90 के सामने वाली 4। ठीक, ये 60 है, तो ये मान लीजिए 60 है, तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक, तो अब ध्यान देना यहाँ पे एक, जब मैं हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इसको विस्तार से बताऊंगा। यहाँ पे बस आपको याद करना है कि जैसे एक ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल कौन सा है, ये 30-60 वाला ट्रायंगल है। कौन सा है, 30-60 वाला ट्रायंगल। तो 30 के सामने वाला 1 होता है, 1 यूनिट होता है, और 60 के सामने वाला √3 यूनिट होता है, और 90 के सामने वाला 2 यूनिट होता है। तो ये ट्रायंगल आपको याद होना चाहिए। ठीक, अगर किसी ट्रायंगल में 30-60 है, 30-60 का ट्रायंगल है, तो 30 के सामने वाला 1, 60 के सामने वाला √3 और 90 के सामने वाला 2 होता है। अब देखिए सवाल में अब कुछ नहीं रह गया, अगर आपको ये पता चल गया। देखो इसी ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को हमने यहाँ बनाया, इस ट्रायंगल को यहाँ बनाया, तो ये 90 है। ठीक, ये क्या है 60 है, ये क्या है 30 है। तो देखो 90 के सामने कितना है 4, 90 के सामने 4 है, और 90 के सामने होता कितना है 2, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2। भाई 2 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब देखो हमें क्या कह रहा है, कह रहा है हमें बी डी का मान बताना है। बी डी का मान, बी डी का मान निकालने के लिए पहले मुझे इतना पता होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए भाई। ये तो ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो क्या हो गया 30, मतलब 30 वाली वैल्यू पता होनी चाहिए। अब देखो 30 वाली वैल्यू क्या होती है भाई, 30 वाली वैल्यू देखो, 30 वाली वैल्यू क्या होती है, 30 वाली वैल्यू क्या होती है 1 होती है, मतलब 30 वाली वैल्यू 1 होती है। तो ध्यान से देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2 है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये ट्रायंगल है, ये मेन ट्रायंगल ये है। ठीक, ये 90 है, तो 90 के सामने 4 है, तो ये क्या हो गया, ये आपका 30 हो गया, ये क्या हो गया 60 हो गया। तो 30 के सामने क्या होगा, 30 के सामने 1 होता है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा। समझ में। तो मतलब बी यहाँ पे जो इसकी लंबाई आई है ना, 30 के सामने की लंबाई ये है, और ये 1 होती है, और 1 की वैल्यू कितनी है 2 है। तो ये 2 है, तो ये 2 है, तो ये भी क्या होगा 2 होगा, क्योंकि भाई देखो रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। तो ये 2, तो ये भी 2, ये पूरा बी डी कितना हो गया, बी डी कितना हो गया, बी डी 4 हो गया। समझ में आया भाई। देखो ये 2 आया, ये भी 2 आया, क्योंकि ये डायगोनल है ना, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जितना ये उतना ये, इतना ये इतना ये, तो ये 2 है, तो ये भी 2 होगा, पूरा कितना हो जाएगा 4। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बताया है। ठीक है, मतलब आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखो ये 60 है, ये 30 है, 90 है, तो मैंने बताया था 30 के सामने वाला 1 होता है, 60 के सामने वाला √3 होता है, 90 के सामने वाला 2 होता है। 2 की वैल्यू कितनी दी है 4 दी है, तो दुगना दिया गया, तो 30 के सामने क्या होता है 1 होता है, तो 1 का दुगना 2 हो जाएगा, तो 2 अगर ये तो 2 ये 4 हो जाएगा, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे आपको करना है आप कर सकते हैं, कोई इसमें जबरदस्ती नहीं है। चलिए 27वां देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा है किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, जब जीवा किसके बराबर हो जाए, त्रिज्या के बराबर हो जाए। ठीक है, तो जैसे एक ये सर्कल है, ठीक, तो ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या होती है, और ये त्रिज्या जीवा के बराबर हो जाए, मतलब ये आर, ये भी आर, तो ये भी आर हो जाएगा। तो देखो एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइड बराबर है, एक ऐसा ट्रायंगल, आप खुद बताइए, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइड बराबर है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी, तो कौन सा ट्रायंगल होता है, वो होता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और आपको पता होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, मतलब ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये भी 60 हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए कह रहा है तो उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो जीवा दीर्घवृत्त खंड पर बनाती है, जो जीवा है दीर्घवृत्त खंड पर बनाती है। ध्यान देना, ये जीवा है, ये क्या है, जीवा। तो जीवा जो है एक, देखो ये जीवा है, तो जीवा अगर पूछा जाए दीर्घवृत्त खंड पर बना रही, अब देखिए ये जीवा है, ये जीवा है, तो अगर जब भी पूछे जीवा जो होती है ना, जैसे मैं एक सर्कल बनाता हूँ, यहाँ पे एक सर्कल बनाया मैंने, ठीक है, तो ये जीवा इसकी, ये जीवा है, तो जीवा दो कोण बनाती है, एक यहाँ पे कोण बनाएगी, ठीक, परिधि पे दो कोण बनाती है, एक ये कोण बनाएगी, एक बड़ा सा कोण बनाती है ये वाला, तो एक ये कोण बनाएगी, एक ये कोण बनाएगी, तो एक ये कोण बनाएगी, ठीक, एक ये कोण बनाएगी। तो इस कोण को जीवा जो इस पे कोण बनाती है उसको कहते हैं लघु, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड पर बना कोण, पर बना कोण, ठीक। और ये जो कोण बनाती है जीवा, जीवा जो होती है, जीवा इस पे जो कोण बनाती है इस साइड में, तो उसको कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड पर बना कोण। समझ में आया। तो जीवा जो होती है वो दो कोण बनाती है, एक इस साइड में बनाएगी, वो लघु वृत्तखंड पे बना कोण होता है, एक इस साइड बनाती है, दीर्घ वृत्त पे बना कोण होता है, ठीक। अब देखो दीर्घ वृत्त पे जो बना हुआ कोण होता है ना, वो केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। दीर्घ वृत्त पे बना कोण जो होता है वो केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। जैसे कि ये जीवा है, तो जीवा मान लो केंद्र पे बना रही 2 थीटा, कितना बना रही 2 थीटा, तो इस पे कितना बनाएगी, थीटा बनाएगी, मतलब आधा बनाएगी, मतलब केंद्र पे जितना कोण बनता है उसका आधा बनाती है, किस पे, परिधि पे, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड पे उतना आधा बनाती है। अब ध्यान देना, आप यहाँ सवाल आपको ये बहुत ही आसान हो गया सवाल, अगर आपको ये कंसेप्ट पता चल गया, तो कह रहा है उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो जीवा दीर्घवृत्तखंड पर बनाती है। तो जीवा का हमें ये वाला कोण निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो ये एंगल, भाई देखो ये समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में ये एंगल भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये भी 60 होगा। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि भैया केंद्र पे बना कोण जो होता है ना, वो दीर्घ वृत्तखंड पे बने कोण का डबल होता है, मतलब ये 60 है तो इसका डबल है, तो ये कितना हुआ होगा, 30 हुआ होगा, तो 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। जितनी चीज़ें मैं यहाँ बताता हूँ आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि वही कंसेप्ट होता है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ठीक है। कह रहा ए बी 8 सेंटीमीटर है, सी डी 6 सेंटीमीटर है, किसी वृत्त के केंद्र से एक और दो समांतर जीवा है, उसके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, कह रहा है वृत्त की त्रिज्या बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, कह रहा है दो जीवाएं हैं, एक जीवा ये है, एक जीवा ये है, दोनों जीवा एक दूसरे के समांतर हैं, और केंद्र के एक और ही बनी है, एक और बनी है, एक और मतलब जैसे ए बी है और ये क्या है, सी डी, ठीक, इसी ओर बने, ठीक। और इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक। तो कह रहा है उनके बीच की दूरी, कह रहा है वृत्त की त्रिज्या बताइए, मतलब त्रिज्या बतानी है। अब ध्यान दो त्रिज्या निकालने, त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से यदि परिधि को मिला दोगे त्रिज्या, ये भी परिधि से मिला दोगे त्रिज्या, तो इसको अगर मिला दे रहे हैं तो ये हो जाएगा, ठीक। तो देखिए अब देखे यहाँ पे, देखो ध्यान से देखोगे तो एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है, और एक त्रिभुज ये बन रहा है, ठीक। अब ध्यान देना ये ओ मान लेते हैं, ठीक। अब ध्यान देना ये ओ है, ये ए है, बी है, ये सी है, डी है, ये ई मान लेते हैं, और ये एफ मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए सवाल बहुत ही आसान सवाल हो गया। सवाल में देखिए ध्यान देना, एक कंसेप्ट होता है सवाल में, जैसे ये कोई सर्कल है और ये जीवा है, ठीक। तो सर्कल के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से यदि आप जीवा पे परपेंडिकुलर खींच दोगे, सर्कल के सेंटर से यदि आप जीवा पे परपेंडिकुलर खींच दोगे तो वो बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। मतलब केंद्र से यदि तुम जीवा पे लंब डाल दोगे, केंद्र से यदि जीवा पे तुम लंब डाल दोगे तो वो बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। अब ध्यान दे, ये सेंटर है, ठीक, और ये जीवा है। तो अगर मैं इसको यहाँ से 90 खींच दूँ, अगर मैं इसको यहाँ से 90 खींच दूँ, ये बराबर बराबर डिवाइड कर देगा, डिवाइड कर देगा कि नहीं। अब देखो ये केंद्र है, ये भी जीवा है, तो अगर मैं यहाँ से खींच दूँ तो ये भी बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर देगा कि नहीं कर देगा, आपका यहाँ कर देगा। तो ये क्योंकि कंसेप्ट होता है, ठीक। अब समझिएगा
सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल कहना चाह रहा है, ठीक, देखो ए बी कह रहा है 8 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 8 है। अच्छा ए बी 8 है, अब यहाँ से मैं इस पे 90 खींचूंगा, यहाँ से मैं इस पे 90 खींचूंगा, तो क्या करेगा, बराबर डिवाइड कर दे, मतलब ये भी 4 ये भी 4। ठीक समझ में आया? तो मैंने एक ट्रायंगल बन गया मेरा, ठीक, ये वाला ट्रायंगल बन गया, इसका नाम है ओ ए, और ये क्या है ई, ठीक, ये 90 है, तो ये 4 हो गया। अब ये देखो, ये ध्यान से देखिए, ये ए ओ ए क्या है, ओ ए रेडियस है भाई, ओ ए क्या है, रेडियस है, और ये दूरी मान लेता हूँ मैं एक्स है, ये दूरी मान लेता हूँ एक्स है, ठीक। मुझे त्रिज्या निकालनी है। अब ध्यान देना, इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को देखिए, किस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को, ओ सी एफ। अब देखो ये भी तो त्रिज्या हो गई, ये भी तो त्रिज्या है, क्योंकि सेंटर से यदि आप परिधि को मिला दोगे तो जो लाइन होती है वो त्रिज्या होती है। अब ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी देखिए, ये एक्स है, ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा x+1। अब ये देखो कैसे निकालें, ध्यान देना, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, सी डी जो है वो 6 सेंटीमीटर, सी डी 6 सेंटीमीटर है, और सी डी 6 सेंटीमीटर है। अब यदि सेंटर से मैं सी डी पे क्या डाल दूँ, सेंटर से यदि सी डी पे, देखो यही वाला कंसेप्ट लग रहा है, यदि सेंटर से, ये सेंटर है, सी डी पे मैं क्या डाल दूँ, लंब डाल दूँ, तो वो बराबर बराबर डिवाइड कर देगा कि नहीं कर देगा, आपको यहाँ कर देगा। तो भाई ये 6 है, तो 3 3 बच जाएगा, ये भी 3 ये भी 3, तो ये भी क्या हो गया, ये 3 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 3। अब ध्यान देना मुझे, अब मुझे देखो एक ऐसा ट्रायंगल मिल गया है, मुझे एक ऐसा ट्रायंगल मिल गया है, यहाँ पे भी एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है, जिसकी ट्रिपलेट क्या है, 3 आ रही, देखो 4 आ रहे हैं यहाँ पे। तो आप जानते हो ट्रिपलेट भाई, राइट एंगल ट्रायंगल में साइड क्या क्या होता है, ट्रिपल होता है, 3 4 5 होता है कि नहीं, ठीक। तो मतलब जो सबसे बड़ी होगी वही तो रेडियस होगी। देखो देखो ध्यान देना, ये 3 मिल गया, तो मतलब ये क्या होगा, 4 होगा, ये क्या होगा, 5 होगा, मतलब रेडियस क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसमें भी देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे, अगर देखो अगर ये 4 आ रहा है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3, मतलब अगर मैं 3 ले लूँ तो ये 4 होगा, ये 5 होगा। इससे ये पता चल रहा है कि रेडियस कितना आ रहा होगा, 5। भाई सबसे बड़ी जो साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है वही तो कर्ण होती है, और कर्ण इसमें क्या है, रेडियस है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, और आपको उम्मीद करते आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। करा दो जीवा ए बी और ए सी की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखो ये एक सर्कल है, ठीक, दो जीवा है, एक ए बी है, ये ए है, ये बी है, और एक सी ए सी है, ठीक, ये 8 है, नहीं ये 6 है, और ये क्या है, 8 है, ठीक, ये 6 है, वो क्या है, 8 है, ये 6 है, और ये क्या है, 8 है, ठीक। कह रहा बी ए सी 90 है, तो कह रहा है आर बताइए, त्रिज्या बताइए। ध्यान देना, मैं एक चीज़ यहाँ बताने जा रहा हूँ जो कि कंसेप्ट है। यहाँ पे देखो ध्यान देना आपको, ये 6 है, ये 8 है, अगर मैं इसको मिला दूँ, अगर मैं इसको मिला दूँ, ठीक, अगर मैं इसको मिला दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। कहोगे कैसे भाई, ये 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आपको हाँ हो जाएगा, क्योंकि 6 8 10, 6 8 10 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, ठीक, किसका ट्रिपलेट होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के। अब सेमी सर्कल का मतलब है, हम्म, सेमी सर्कल का मतलब है कि ये इसका क्या है, ये ये सेमी सर्कल पे बना कोण 90 होता है, सेमी सर्कल पे बना बना कोण 90 होता है, सेमी सर्कल पे बना कोण 90 होता है, इसका मतलब ये इसका व्यास है, ये क्या है, व्यास है, ठीक, समझ में आया? तो यही चीज़ मैं बताने जा रहा था, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़, ये इसका व्यास का काम कर रहा है, ठीक। अगर ये व्यास है, व्यास बराबर कितना है, व्यास बराबर 10 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास का आधा, 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर। तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, कर दो समांतर 8 सेंटीमीटर वाली जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जिस जिस वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, कह रहा है एक सर्कल है, ठीक, और दो समांतर जीवा है, एक जीवा ये है, एक जीवा ये है, दोनों 8 8 की है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ठीक। और कह रहा है जीवाओं के बीच की दूरी बताइए। ये जीवा है, तो इनके बीच की दूरी बतानी है, ठीक। मान लो इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है, तो इसके बीच की दूरी बतानी है। अब कह रहा है यदि वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर, अच्छा व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो देखो ध्यान देना, ठीक है, ये इसका सेंटर है, मान लो ये एक सर्कल है, इसका सेंटर ये है, ठीक। तो सेंटर से यदि आप इसको मिला दोगे परिधि को, तो ये रेडियस हो जाएगी। यहाँ पे भी देखो, सेंटर से यदि आप इसको मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, मतलब यही तो हमें निकालना है, आर। अब देखिए सवाल में कुछ रहा नहीं, सवाल बहुत आसान हो गया।
अभी मैंने बताया था कि जैसे कि सेंटर है और सेंटर से यदि आप जीवा पे लंब डाल दोगे, सेंटर से यदि आप जीवा पे लंब डाल दोगे तो वो बराबर बराबर डिवाइड कर देता है कि नहीं। सेंटर से यदि आप जीवा पे लंब डाल दोगे तो वो बराबर बराबर डिवाइड कर देता है। तो देखो ये सेंटर है और सेंटर से जीवा पे हम लोग क्या डाल रहे हैं, लंब डाल रहे हैं, तो वो बराबर बराबर डिवाइड कर देगा। और ये 8 है तो क्या हो जाएगा, ये 4, ये भी 4। अब देखो ये सेंटर है, ये जीवा है, सेंटर से यदि आप इस पर लंब डाल दोगे तो ये बराबर डिवाइड कर देगा, मतलब ये 4 और ये भी क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब खुद बताओ भाई, रेडियस कितना है, 5 है, ये 5 ये 4 तो ये क्या होगा, 3। यहाँ पे देखो ये रेडियस है, ये 5 ये 5 ये 4 ये क्या होगा, 3। अब यही तो बीच की दूरी बतानी थी, बीच की दूरी कितनी आ गई, 3 3 6, तो 6 इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, करा दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है। मतलब दो सर्कल है जिनका सेंटर एक है। जब दो सर्कल का सेंटर एक होता है तो उसको कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स। दो सर्कल का यदि सेंटर सेम है, दो सर्कल का यदि सेंटर सेम है तो उसको कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, अब कह रहा दो वृत्तों की जीवा, दो सकेंद्रीय वृत्तों की जीवा 9 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। यदि बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा है, तो जब भी ऐसे बोलते हैं ना, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त स्पर्श रेखा है, तो मतलब एक छोटा वृत्त ले, ये बड़ा वृत्त है, इसकी हम लोग जीवा ऐसा बनाएंगे जो छोटे वृत्त को क्या करे, जो छोटे सर्कल को क्या करे, टच करके जाए। ठीक, अब देखो कह रहा है जीवा की लंबाई बताइए, जीवा की, इस जीवा की लंबाई बतानी है। मान लो इसका नाम है ए बी, तो इसकी लंबाई बतानी है, ए बी बतानी है। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए सेंटर है, ठीक, आप समझना, आपको समझना है। कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्तों की जीवा 9 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। मतलब दो सर्कल हैं, तो बड़े वाले सर्कल की त्रिज्या कितनी, 15 है। तो ये भैया ये सेंटर है इसका, बड़े वाला सर्कल की त्रिज्या बनानी तो ऐसे बना देंगे, तो ये क्या हो गया, 15। अब छोटे वाले सर्कल की त्रिज्या कितनी, 9 है, तो ये 9 हो जाएगी। अब हमने बताया था, देखो ये सेंटर है, सेंटर से इस पे हम लोग जीवा पे क्या डालते हैं, लंब डालते हैं। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में आपने सुना होगा 9 12 15 एक ट्रिपलेट होता है, 9 12 15 एक ट्रिपलेट होता है। तो ये 9 है, ये 15 है, तो ये क्या होगा, 12। अब देखो मैंने ये भी बताया था कि जैसे सेंटर से यदि जीवा पे तुम लंब डालोगे तो वो बराबर बराबर डिवाइड करता है। अगर ये 12 है तो ये भी क्या होगा, 12 होगा, और 12 12 क्या होता है, 24। तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 32, बिल्कुल सेम सवाल है। करा दो सकेंद्रीय वृत्तों में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श करती, कह रहा है जीवा की लंबाई बताइए। दो सर्कल बना लो। ठीक, ठीक, दो सर्कल बना लिया। बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक, तो मान लो सेंटर है, ठीक। तो कह रहा है बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 है, तो ये 5 है मान लो, और छोटे वृत्त की क्या है, 4 है। तो भाई ये 90 बनाता है कि नहीं, तो ये 3 होगा, ये भी 3 होगा, 6, तो 6 इसका 3। अच्छा ये 3 है, हाँ ये 3 है, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 4 क्या होता है, 8। तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 33। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, करा पी केंद्र वाले वृत्त के व्यास ए बी के अंतिम दो बिंदुओं पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। मतलब कह रहा है एक सर्कल है जिसका व्यास क्या है, ए बी है, जिसका व्यास ए बी है, और इसका सेंटर क्या है, पी है। ठीक, कह रहा है इसके अंतिम बिंदुओं पर, ए बी के अंतिम बिंदुओं पर दो स्पर्श रेखा खींची गई। मतलब इस पे एक स्पर्श रेखा खींची गई है और इस पे एक स्पर्श रेखा खींची गई। यदि बिंदु सी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, बिंदु सी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा अन्य दो स्पर्श रेखाओं को क्यू और आर पर प्रतिच्छेद करती है, तो कह रहा है क्यू पी आर बताइए, क्यू पी आर आपको बताना है। अब ध्यान देना, ये बिंदु सी है, ठीक। कह रहा है बिंदु सी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा अन्य दो स्पर्श रेखाओं को, मतलब अगर मैं सी से एक स्पर्श रेखा खींचूं इस पर इधर, ठीक, और इस पे इधर खींचूं, तो इसको ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको कर रही है क्यू पे, और इसको कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इसको कर रही है आर पे। तो कह रहा है क्यू पी आर बताइए, क्यू पी आर बताना है, क्यू पी आर ये वाला एंगल बताना है। तो बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। अब देखो ये कैसे करेंगे, ठीक है। आप क्या करिए, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, ठीक। अब देखो ध्यान से देखना भाई, ये स्पर्श रेखा तो ये 90 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये भी स्पर्श रेखा, ये भी 90, ये भी स्पर्श रेखा, ये भी 90, ये स्पर्श रेखा, ये भी 90। अब ध्यान देना, आपको क्या बताना है, आपको बताना है क्यू पी आर,
क्यू पी आर मतलब ये वाला एंगल बताना है। अब ध्यान देना, इस अब आप ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, इस साइड को देख रहे हैं, इसमें देखो कितने ट्रायंगल है, इसमें देखोगे तो 2 ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, ठीक। और दोनों ट्रायंगल देखो, दोनों ट्रायंगल को जब आप ध्यान से देखोगे ना, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम। देखो 2 ट्रायंगल अगर सर्वांगसम हो जाए, ठीक है, सर्वांगसम हो जाए, जैसे 2 ट्रायंगल है और ये दोनों अगर सर्वांगसम हो जाए, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल सब बराबर हो जाते हैं सीपी सीटी से, सीपी सीटी से, ठीक। कैसे, 2 ट्रायंगल अगर सर्वांगसम हो गए, सर्वांगसम होने का मतलब होता है, सर्वांगसम के बहुत नियम होते हैं। जैसे 2 ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, समझना है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक है पी क्यू आर, ठीक। तो पहला नियम क्या होता है सर्वांगसम का, एस एस एस, एस 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 का मतलब होता है साइड साइड साइड। अगर इसकी साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो गए तो एक नियम होता है सीपी सीटी। तो सीपी सीटी से क्या होता है, इसके सभी एंगल सभी साइड बराबर हो जाएंगे। मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके। ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके। और ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके। समझ में आया? एक होता है एस ए एस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में क्या होता है कि अगर ये वाला साइड इसके बराबर है, ठीक, और ये वाला साइड इसके बराबर है, और इनके बीच के एंगल इसके बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और जैसे ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो गए, इनके सभी साइड सभी एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तीसरा नियम होता है एंगल साइड एंगल। देखो ये वाला एंगल मान लो इसके बराबर, ये वाला एंगल मान लो इसके बराबर, ये वाला साइड इन इन दोनों एंगल के बीच का साइड इसके बराबर हो जाए, तो ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। और सीपी सीटी से इनके सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हो जाएंगे, ठीक। चौथा होता है, चौथा क्या होता है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। मतलब अगर 2 एंगल, जैसे ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये इस वाले एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाए, और एक इन दोनों में से कोई साइड इसके बराबर हो जाए, तो ये भी क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। एक होता है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, तो आरएचएस से भी क्या हो जाते हैं, बराबर सर्वांगसम हो जाते हैं। और सर्वांगसम हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड सब बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो ये चीज़, ये 5 नियम होते हैं किसी भी ट्रायंगल को सर्वांगसम करना। अब देखो यहाँ पे कौन सा लग रहा है, ध्यान देना, कौन सा लग रहा है। तो इस 2 ट्रायंगल को देखो, एक ये वाला ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, पी ए क्यू, तथा ट्रायंगल, ट्रायंगल पी सी क्यू, पी सी क्यू। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखना, देखो ये इसकी बात करो तो देखो एपी और क्या, एपी और पीसी, एपी और पीसी ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अब कहोगे क्यों बराबर हो जाएंगे, भाई ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसलिए रेडियस तो बराबर होती है ना, तो ये रेडियस है इसलिए बराबर हो गया, ठीक। दूसरी चीज़ ध्यान देना, ये वाली चीज़ देखो, ये वाली चीज़, ये चीज़ देखो, ये चीज़ दोनों में, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, दोनों में, इस ट्रायंगल में ये जो है क्यूपी, क्यूपी दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रहा है। तो जो चीज़ कॉमन होती है वो भी क्या होती है, बराबर होती है। भाई इस ट्रायंगल का ये भी साइड है, इस ट्रायंगल में ये भी साइड है, तो ये भी क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। तो अब देखो ये चीज़, ये चीज़, इस चीज़ को देखो, ध्यान देना, किसकी बात हो रही, क्यों ए की बात हो रही, और किसकी बात हो रही, क्यों सी की बात हो रही। भाई ये भी बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, देखो एक सर्कल है, सर्कल के यदि कोई बाह्य बिंदु है, और यदि इस बाह्य बिंदु से यदि सर्कल पे 2 टेंजेंट खींची जाए, मान लो एक टेंजेंट ये खींचा गया, एक टेंजेंट ये खींचा गया, तो ये दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो ये क्यू ए और क्यू सी भी क्या हो गया, बराबर हो गया, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट है। अब ध्यान देना, ये साइड है, ये साइड, ये भी साइड, और ये भी, ये वाला भी क्या है, साइड है। तो देखो कौन सा रूल लग गया, रूल कौन सा लग गया, साइड साइड साइड। तो साइड 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 रूल से क्या हो गया, ट्रायंगल पी ए क्यू बरा सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल पी सी क्यू के। मतलब ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक। तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट सब बराबर हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट सब बराबर, मतलब देखो ये 90 है, तो ये भी 90 हो गया, ये तो बराबर ही है। ये अगर एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, समझ में आया। ये अगर मान लो कुछ एंगल है, तो ये भी वही वाला एंगल हो जाएगा, समझ में आया। तो ऐसे ही देखो, जैसे हमने यहाँ पे किया है, हमने जैसे यहाँ पे किया है, ठीक, हमने जैसे यहाँ पे किया है, ठीक। तो हमने जैसे यहाँ पे क्या किया था, कि हमने क्या किया था, यहाँ पे ये बना था, ठीक, ये बना था, ये ए बी था, यहाँ पे थोड़ा मिट गया, ये ए बी था, यहाँ पे मैं फिर बना दे रहा हूँ, ये सी था, ठीक, और ये था पी, और ये था क्यू, और ये था आर, और ये मिला दिया था,
तो देखो इसको जब मिला दोगे, इसको मिला दोगे, तो ये वाला हमें एंगल निकालना था, एंगल क्यू पी आर निकालना था, क्यू पी आर। अब देखो ध्यान दो, ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो गए, हमने अभी किया है, दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो गए कि नहीं। ठीक, तो मतलब ये अगर ये दो ट्रायंगल सर्वांगसम हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर हो जाएंगे, मतलब जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। ठीक, ऐसे ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा और ये वाला एंगल वही हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये पूरा एंगल देखो, इस लाइन पे देखो, ये पूरा एंगल है कि नहीं है, और ये पूरा एंगल कितना होता है, 180 होता है। भाई किसी लाइन पे बना हुआ एंगल कितना होता है, 180 होता है। अब देखो ये एंगल पूरा 180 हो जाएगा, इसमें कितने एंगल है, एक्स एक्स 2x प्लस वाई वाई 2y, और ये क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो देखो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180, यहाँ पे कट जाएगा तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90। अब देखो हमें क्यू पी आर निकालना था, एंगल क्यू पी आर निकालना था, और क्यू पी आर की देखो क्या है, क्यू पी आर देखो क्या है, एक्स और वाई है, मतलब एक्स प्लस वाई है, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 90 है। तो 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? तो बहुत ही अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है ए बी एक वृत्त की जीवा है और पी ए टी वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है। यदि बी ए टी 75 है और बी ए सी 45 है तथा सी वृत्त पर एक बिंदु है, तो कह रहा है ए बी सी का मान बताइए, ए बी सी का मान बताइए। तो देखो ए बी एक वृत्त की जीवा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। ठीक, सर्कल बनाते हैं, अच्छा सवाल है। और ए बी क्या बनाते हैं, एक वृत्त की जीवा है, ये ए है ये बी है। अब कह रहा है पी ए टी वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है, पी ए टी पी ए टी पी ए, तो ये क्या है, स्पर्श रेखा है। तो अगर मैं इसको यहाँ से बना दूँ पी ए टी, तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा टी, तो ये क्या है, स्पर्श रेखा। यदि बी ए टी ध्यान से देखिए, बी ए टी यदि 75 डिग्री है, ठीक, और बी ए सी यहाँ पे सी मान लेते हैं कोई, ये बी ए सी ये 45 डिग्री है, और सी वृत्त पर एक बिंदु है, सी जो है वृत्त पर एक बिंदु है, तो कह रहा है ए बी सी, एंगल ए बी सी बताइए, ए बी सी मतलब ये वाला एंगल बताना है। ये बहुत ही आसान सवाल है, मान लो ये एंगल निकालना है। तो देखो बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही ईजी सवाल है। तो ध्यान देना, देखो एक थ्योरम होती है, क्या होती है थ्योरम, जैसे ये थ्योरम है, ये एक सर्कल है, ये क्या है सर्कल, और सर्कल का यदि आपको सेंटर नहीं पता और आपने एक ट्रायंगल बना दिया, सर्कल का आपको सेंटर नहीं पता और आपने ट्रायंगल बना दिया, और इस ट्रायंगल पे यदि आपने यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दी, तो जो एंगल ये वाला होता है ना, जो एंगल ये होगा, जैसे ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। समझ में? इसको कहते हैं अल्टरनेट थ्योरम, अल्टरनेट थ्योरम। तो ये एक अल्टरनेट थ्योरम होती है। ठीक, इसमें ये वाला एंगल जो होता है, ये वाला एंगल, ठीक, वही एंगल ये होता है। समझ में? ये एंगल जो होगा वही एंगल होगा। अगर 75 है तो ये भी क्या होगा, 75 होगा कि नहीं, क्योंकि अल्टरनेट थ्योरम हो जाएगा। अब देखो इस ट्रायंगल में देखो, आपको ये वाला एंगल निकालना है। अब आप जानते हो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो भाई ये 45 75 120 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 60। तो 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, करा किसी ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी से खींची गई स्पर्श रेखाएं पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि चतुर्भुज पी ए ओ बी में ए ओ बी ए पी बी एंगल ए ओ बी रेशियो एंगल ए पी बी 5:1 है, तो कह रहा है ए पी बी का मान बताइए। तो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो आपको बनाते हैं हम यहाँ पे, कह रहा है ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, मतलब एक सर्कल बना लो, एक सर्कल बना लो। इस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है, और ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्थित दो बिंदु, मतलब एक ए है और एक क्या है, बी है। तो इस पर खींची गई स्पर्श रेखा है, मतलब अगर मैं इस पे स्पर्श रेखा खींच दूं, ठीक, इस पे अगर मैं स्पर्श रेखा खींच दूं, तो ये स्पर्श रेखा आपस में कहाँ कट करती हैं, ये स्पर्श रेखा आपस में कहाँ कट करती हैं, पी पर। कहाँ कट करती हैं, पी पर, पी पर कट करती हैं। ठीक, यदि चतुर्भुज पी ए ओ बी पी ए ओ बी पी ए ओ बी ये इसे बना है, थोड़ा सा टेढ़ा होगा ये, पी ओ बी में ए ओ बी 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 थोड़ा सा इसे बनेगा, ये थोड़ा टेढ़ा बनेगा, ठीक है। ए ओ बी कितना है, 5 है, मतलब एंगल ए ओ बी और एंगल ए पी बी कह रहा 5:1 है, तो कह रहा एंगल ए पी बी बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान देना। आपको थोड़ा सा फिगर यहाँ पे अच्छा नहीं बना होगा, इसीलिए थोड़ा मिस्टेक हो रही है। ठीक, सेंटर को हम लोग थोड़ा दूर ले लेते हैं तो फिगर अच्छा बन जाएगा। ठीक,
तो सेंटर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये ऐसे बनेगा। अब तो कह रहा है एंगल ए ओ बी 5 है, मान लो ये 5 है, 5x है, और ये क्या है x है, तो कह रहा है ए पी बी मतलब x बताना है। बहुत ही आसान सवाल, देखिए अच्छा ध्यान से देखिए, तो पी ए ओ बी ये क्या है, चतुर्भुज लग रहा है कि नहीं, चतुर्भुज लग रहा है, और ये स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा कितनी होती है, 90 होती है, खुद बताओ, ये स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, और आप जानते हो चतुर्भुज के सभी एंगल का सम क्या होता है, 360, चतुर्भुज के सभी एंगल का सम क्या होता है, 360, तो भाई ये 90 90 180, 180 प्लस 5x और x 6x, और ये हो जाएगा 360, तो सॉल्व कर लो, तो 6x बराबर हो जाएगा 180, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 30 आ जाएगी, और x की वैल्यू 30 आ गई, x ही निकालना था, मतलब ए पी बी क्या है, x ही तो है, x की वैल्यू 30 आ गई, 30 इसका राइट आंसर जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से बिंदु ए पर स्पर्श करते हैं, और पी क्यू एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, पी क्यू एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो दोनों वृत्तों को बिंदु पी और क्यू पर स्पर्श करती है, तो कह रहा ए पी, कह रहा एंगल पी ए क्यू बताइए एंगल, तो दो वृत्त बनाते, कह रहा दो वृत्त है, दो वृत्त बना देते हैं, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, और एक दूसरे को इन लोग कहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं, ए पे स्पर्श कर रहा है, ठीक। पी क्यू एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, पी क्यू जो है एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ मतलब जब भी उभयनिष्ठ पूछे तो मतलब इसको भी टच करके जा रहा है और इसको भी टच करके जा रहा है, तो पी क्यू जो है ये पी है और ये क्यू है, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो दोनों वृत्तों को बिंदु पी और क्यू पर स्पर्श करती है, मतलब पी पर और क्यू पर दोनों स्पर्श करती है, कह रहा पी ए क्यू कितना होगा, पी ए क्यू मतलब अगर मैं इसको मिला दूं और इसको मिला दूं तो ये आपको एंगल बताना है, ठीक। तो ध्यान देना, हम लोग क्या करना है, मैं क्या करूँगा यहाँ से एक लाइन खींच दूंगा, ठीक, ये लाइन खींच दूंगा, तो इसको मैं मान लेता हूँ ये P है, ये A है, ये Q है, तो ये O में मान लेता हूँ, ठीक। तो कह रहा है एंगल पी ए क्यू बताइए, पी ए क्यू ये वाला एंगल बताना है, पी ए क्यू ये पूरा एंगल बताना है। तो देखिए ध्यान से देखना, आपको बस ध्यान से देखना है, सवाल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा बस अच्छा सवाल है, तो ध्यान से देखना है, देखो ध्यान से देखना, इस सर्कल के लिए देखिए, इस सर्कल के लिए ये क्या है, बाह्य बिंदु है, और इस बाह्य बिंदु से ये एक स्पर्श रेखा खींची जा रही और ये स्पर्श रेखा खींची जा रही, ठीक। भाई देखो ये बाह्य बिंदु है और ये सर्कल है, तो सर्कल ये कोई बाह्य बिंदु है, सर्कल से यदि स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सर्कल से यदि बाह्य बिंदु से यदि सर्कल पे स्पर्श रेखा खींची जा रही है तो दोनों स्पर्श रेखा बराबर होती है, मतलब इससे पता चल गया कि ये बराबर ये। अब देखो यही बिंदु इस सर्कल में भी दो स्पर्श रेखा खींच रही, मतलब ये भी बराबर हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से देखना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, मतलब तीनों आपस में क्या हो गया, बराबर। अगर मैं इसको एक मान लूँ तो ये भी क्या होगा एक, ये भी क्या होगा एक, और ये पूरा क्या हो जाएगा दो। तो हमें एक ऐसा ट्रायंगल मिल गया है, एक ऐसा ट्रायंगल मिल गया है जिसमें ये क्या है, दो है, ठीक, इसमें ये क्या है, दो है, ठीक, इसमें क्या है, ये दो है, ठीक, और ये देखिए ये दो है और ये क्या है, एक है, ये दो है और ये क्या है, एक है, ठीक। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, अगर मैं अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, क्या मान लूँ, थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अगर मैं थीटा ना मान लूँ, इसको मान लूँ एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स। अगर मैं इसको वाई मान लूँ तो ये भी क्या हो जाएगा वाई, क्योंकि देखो किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर होते हैं, जिस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होते हैं उनके आमने सामने कोण भी बराबर होते हैं। ये ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल में ये साइड ये बराबर है, मतलब इसके सामने वाला कोण अगर वाई है तो इसके सामने वाला कोण भी वाई होगा। इस ट्रायंगल में देखो ये दो साइड बराबर हैं, तो इस साइड के एंगल अगर एक्स है तो ये भी क्या होगा एक्स होगा। अब ध्यान देना, ये बड़े वाले त्रिभुज में देखो ये कितना है एक्स, ये कितना है वाई, और ये कितना है, कहोगे एक्स प्लस वाई। और आप जानते हो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, तो देखो एक्स प्लस वाई बराबर आ जाएगा 180, मतलब 2x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 180। तो ध्यान दीजिए यहाँ x प्लस वाई की क्या आ जाएगी 90, मतलब x प्लस वाई 90 आ गया, और x प्लस वाई 90 आ गया, मतलब क्या है, हमें पी ए क्यू निकालना था, एंगल पी ए क्यू, और पी ए क्यू क्या है, देखो पी ए क्यू क्या है एक्स प्लस वाई है, और इसकी वैल्यू कितनी है 90 है, तो 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, तो बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक। करा ओ केंद्र और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु क्यू पर पी आर एक स्पर्श रेखा है, यदि पी ओ आर 90 डिग्री है, क्यू और ओ आर 5 सेंटीमीटर, ओ पी 20/3 है, तब पी आर की लंबाई बताइए। तो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल। अब देखो फिगर बना, कह रहा ओ सेंटर वाला एक सर्कल बनाओ,
एक सर्कल बनाना है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, ठीक। और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु क्यू पर पी आर, कह रहा है वृत्त के बिंदु क्यू पर पी आर एक स्पर्श रेखा है, पी आर एक स्पर्श रेखा है, तो पी आर एक स्पर्श रेखा है। यदि पी ओ आर मतलब यहाँ पे अगर पी है और यहाँ पे आर है, मतलब ये स्पर्श रेखा खींच दें, ठीक। तो ये पी है, ये क्या है, आर है। तो कह रहा पी ओ आर 90 डिग्री है, पी ओ आर, ये पी ओ आर ये कितना है, 90 डिग्री, ठीक, ये 90 डिग्री। और पी ओ आर ये 90 डिग्री, ठीक। और यदि ओ आर कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और यदि ओ पी कितना है, 20/3। तो कह रहा पी आर की लंबाई बताइए, तो हम इसको मिला देंगे। जब इसको मिला देंगे तो ध्यान देना, हमें पी आर निकालना है। क्या निकालना, पी आर, पी आर की वैल्यू निकालनी है, पी आर की वैल्यू निकालनी है हमें। तो ध्यान देना भाई, देखो ये स्पर्श रेखा है कि नहीं है, आपको यहाँ है तो मतलब ये 90 होगा। और ये स्पर्श रेखा है कि नहीं, आपको यहाँ 90 होगा। अब खुद बताओ, कह रहा है त्रिज्या कितनी, 4 सेंटीमीटर। भाई ये सेंटर है और सेंटर से पर्दी पे यदि तुम लाइन खींच दोगे तो क्या होगा, त्रिज्या हो जाएगा, मतलब ये 4 हो जाएगा। अब देखो इस ट्रायंगल में, देखो इस ट्रायंगल में जब देखोगे तो 4 5 आपको क्या लग रहा है, ट्रिपलेट। ये राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 3 4 5। तो भाई देखो ये 4 है, 5 है, तो क्या होगा, 3 होगा। अब इधर देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखोगे तो भैया देखो ये कर्ण है, ये लंब है, आधार निकालना है। तो भैया फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, 20/3 का होल स्क्वायर। और आधार निकालना है, आधार मतलब पी क्यू का होल स्क्वायर निकालना है, प्लस लंब कितना है, लंब 4 का होल स्क्वायर। तो ये इसका जब सॉल्व करोगे तो 20 का स्क्वायर करोगे तो 400, और 3 का करोगे तो 9, और यहाँ हो जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 16। तो 16 यहाँ लिया, तो 400/9 माइनस 16 इजक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर। तो जिसको सॉल्व करोगे तो 400 माइनस ये हो जाएगा 16, एलसीएम लोगे तो इसका आएगा 144, 144, और यहाँ आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 256/9, और ये हो जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर। तो पी क्यू जब निकालोगे तो √256/9 आ जाएगा, और 256 16 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है। तो ये कितना आ गया, 16/3। अब देखो हमें पी आर निकालना है, पी आर में क्या है, पी आर में पी आर क्या है, पी क्यू प्लस क्यू आर। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 16/3, और क्यू आर की वैल्यू 3 है। तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो ये 3 आ जाएगा, ये 16, ये 9, मतलब 25/3। तो 25/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही बढ़िया सवाल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा ओ केंद्र वाले वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रच्छेद करती हैं। यदि ए ओ सी 50, बी ओ डी 40 है, तो कह रहा है बी पी डी बताइए। बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो देखो एक सर्कल बनाएंगे हम लोग, एक बड़ा सा सर्कल, ठीक। यहाँ बना नहीं सही से, एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे, ये बनाया, ठीक। इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है ओ। और कह रहा है ओ सेंटर वाले वृत्त की 2 जीवाएं, एक ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रच्छेद करती हैं। तो 2 जीवाएं हैं, एक ये ए बी है और एक क्या है, एक है सी डी। तो ये ए बी है और ये क्या है, सी डी, सी डी। और ये एक दूसरे को कहाँ पे प्रच्छेद करें, पी पर, ठीक। कह रहा ए ओ सी, ए ओ सी मतलब ये वाला एंगल, कह रहा है 50 डिग्री है, ठीक। और कह रहा है बी ओ डी, बी ओ डी ये वाला एंगल, तो ये कह रहा है ये 40 डिग्री है। तो कह रहा है एंगल बताइए बी पी डी, बी पी डी का एंगल बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है, समझना है सवाल को। देखो कह रहा है बी पी डी निकालना है, बी पी डी, देखो बी पी डी मतलब ये वाला एंगल निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इस चीज़ को मिला देंगे, ठीक। तो इस चीज़ को मिला देंगे तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये वाला ट्रायंगल, ध्यान देना, ये वाला ट्रायंगल, ठीक, ठीक। तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल के ये वाला एंगल जो है बाय, देखो ये ट्रायंगल है, जैसे कि ये ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में देखो, ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में देखो तो ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का क्या है, बाह्य एंगल है, बाह्य कोण है। ये क्या है, बाह्य कोण। इस ट्रायंगल का ये क्या है, बाह्य कोण है। और बाह्य कोण किसके बराबर होता है, अंदर वाले
अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। अंदर वाले ट्रायंगल के अंदर वाले अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के सम के बराबर होगा ये बाह्यकोण। ठीक, तो अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाए तो इसका सम ही क्या होगा, ये वाला बाह्यकोण होगा। तो बस निकाल लेते हैं। ध्यान देना कैसे निकलेगा। ध्यान देना इस कोड के लिए देखो, इस कोड के लिए, इस कोड के लिए देखो, इस कोड के लिए, इस कोड के लिए देखो। ये कोड मतलब कोड नहीं, मतलब इस इसके लिए देखना। ध्यान देना ये वाला एंगल कैसे निकला है, देना। ठीक, तो इस कोड के लिए देखो, इस कोड, ये इस कोड के लिए मतलब जब BC कोड ले लें, जीवा ले लें, तो देखो इस सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, BC जीवा सेंटर पे कितना बना रहा है, 50। तो हमें बताया था सेंटर पे बना कोण परिधि पे बने कोण का आधा होता है। सेंटर पे बना कोण परिधि पे बने कोण का आधा होता है। तो ध्यान देना, तो अगर ये 50 बन रहा है तो यहाँ क्या होगा, 20 बनेगा, क्योंकि ये सेंटर पे बना कोण है और ये क्या है, परिधि पे बना कोण, तो इसका आधा होगा। अब देखो ध्यान से देखो, इसमें देखो ये 40 बना है, ये सेंटर पे कितना बना है, 40 बनना है, तो ये कितना बनेगा भाई, आधा बनेगा। सेंटर पे बना कोण परिधि पे बने कोण का आधा होता है, 40 है तो ये क्या होगा, 20 होगा। अब ध्यान देना, ये ट्रायंगल में ये 20 आ रहा है, ये क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, तो इन दोनों का सम ही तो होगा ये बाह्यकोण। बाह्यकोण क्या होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, मतलब कितना हो जाएगा, 45। तो 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। भाई देखो, ये सेंटर पे 50 बन रहा है तो परिधि पे कितना बनेगा, आधा, 25। सेंटर पे क्या बनना है, 40 बनना है तो परिधि पे कितना बनेगा, 20। तो और ये जो इनका सम जो होगा वो बाह्यकोण के बराबर होता है, तो बाह्यकोण के बराबर हो गया, मतलब 45 हो गया। समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 39। देखिए ज्योमेट्री थोड़ी सी हार्ड होती है, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक, कह रहा BC के समांतर एक रेखा ABC की भुजाओं AB और AC को बिंदु P और Q पर प्रतिष्ठित करती है। मतलब ध्यान दो, कह रहा है एक ABC है ट्रायंगल ABC और BC के समांतर हमने एक लाइन खींच दी PQ, ये इसके समांतर है। ठीक, कह रहा AP बराबर QC है, AP बराबर QC है, इन्होंने दिया है, और PB बराबर 4 है, PB बराबर 4 है, और AQ बराबर 9 है, AQ बराबर 9 है। तो कह रहा है AP की लंबाई बताइए। तो बहुत ही आसान है, अगर मैं AP निकालना तो मुझे x मान लूँ तो इसको भी x मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब देखो ध्यान देना, ये चीज़ मैंने बहुत बताई है, जब मैंने मेंसुरेशन पढ़ाया था वहाँ मैंने बताया था, अगर ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है और इसके समांतर अगर ये लाइन खींच दोगे, इसके समांतर अगर ये लाइन खींच दोगे, मतलब इस साइड के समांतर अगर लाइन खींच दोगे, तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल होता है ना और ये बड़ा वाला ट्रायंगल होता है, ये छोटा वाला ट्रायंगल, मान लो छोटा वाला ट्रायंगल क्या है, ABC, ये पूरा बड़ा है तो ADE, तो ट्रायंगल ADE सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल ABC के, मतलब छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है बड़े वाले ट्रायंगल के। ठीक, और जैसे ये सिमिलर हो जाते हैं इनके करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड मतलब AD अपॉन AB बराबर हो जाएगा AE अपॉन AC के, और बराबर हो जाएगा BC अपॉन D, मतलब छोटा वाला ट्रायंगल पहले ऊपर लिखना है ना, तो DE अपॉन BC के। तो एक चीज़ ये मैंने बताई थी, साथ ही साथ एक चीज़ और आपको याद रखना है, ये चीज़ आपको क्या याद रखना है कि ये तो बराबर होता ही होता है, साथ में एक वो ये चीज़ याद रखना है कि AD अपॉन AD, मतलब ये वाला साइड और ये वाली साइड, AD अपॉन BD वही होता है जो AE अपॉन AC होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, AE अपॉन EC होता है। समझ में? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, ध्यान देना। तो इस चीज़ में आपको क्या याद रखना है कि जब भी क्या करता है, एक ट्रायंगल हो, ट्रायंगल के बीच वाली साइड, ट्रायंगल की ये वाली साइड अगर इस साइड के पैरेलल हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका साइड और इसका साइड का रेशियो जो होगा वही इसका साइड और इसके साइड के रेशियो के बराबर हो जाएगा। अब देखो यही यहाँ कंसेप्ट लगाना है, मतलब AP और देखो ये वाली इसके पैरेलल है कि नहीं, आप कहोगे हाँ, तो AP अपॉन PB बराबर हो जाएगा AQ अपॉन QC के। ठीक, तो इससे जल्दी आ जाएगा। बाकी आप इससे भी निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले को लगाकर भी आप निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो AP कितना है, x है, और PB कितना है, 4 है, और AQ कितना है, 9 है, और ये क्या है, x है। तो सॉल्व कर दो तो x स्क्वायर की वैल्यू 36 आ जाएगी, मतलब x बराबर √36, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो x की वैल्यू 6 आ गई, तो कह रहा है AP बताओ, तो AP क्या है, x है, और x की वैल्यू 6 आ गई, तो 6 इसका राइट आंसर जाएगा। समझ में आया? बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा है ABC का परिकेंद्र O है, ये ABC है, ये A है, ये B है और ये C है, तो इसका परिकेंद्र मतलब O क्या है, इसका परिकेंद्र। परिकेंद्र जानते हो क्या होता है, परिकेंद्र, परिकेंद्र कैसे बनता है, परिकेंद्र कैसे बनता है, जब आप इसका बाइसेक्ट करोगे ना और इसका बाइसेक्ट करोगे, तो जहाँ पे मिलता है
जहाँ पे मिलता है तो वो उसका क्या होता है, परिकेंद्र होता है, परिसेंटर होता है, परिसेंटर मतलब परिकेंद्र होता है। और इस रेडियस को अगर तुम मिला दोगे तो एक जो बड़ा सर्कल होता है वो इन बिंदुओं को टच करके जाता है। तो मतलब जो बाह्य सर्कल बनता है, जो बाह्य सर्कल बनता है तो वो परिकेंद्र होता है, समझ में आया? तो बाह्य सर्कल का जो सेंटर होता है वो परिकेंद्र होता है, समझ में आया? मतलब हम ये परिकेंद्र है, इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसा सर्कल खींच सकते हैं जो इनके शीर्ष से होकर जाए। तो देखो हमने एक ऐसा सर्कल खींच दिया जिसका सेंटर ये है, ठीक है। अब देखिए कह रहा बी, यदि बी ए सी 75 है, ठीक। और बी सी ए 75, मतलब बी ए सी 85 है और बी सी ए 75 है। तो कह रहा है ओ ए सी बताइए, ओ ए सी बताना है, ओ ए सी बताना है, ओ ए सी। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो अब हमें देखो क्या करना है। देखो ये एक सर्कल है और सर्कल के सेंटर है, ठीक। तो सेंटर से यदि मैं इसको मिला दूँ तो ये रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा और ये भी रेडियस हो जाएगा, ठीक। अब देखो एक ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल दिया है जिसकी ये वाली साइड 85 है, ये वाली साइड 75 है। और हम जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। तो भैया जब तीनों एंगल का सम निकालोगे, इसको इसको जोड़ोगे तो 160 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तभी तो 180 बनेगा। मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया, 20 हो गया, ये वाला एंगल 20 हो गया। अब देखो ये वाला एंगल 20 हो गया। अब ध्यान देना, ये चीज़ मैंने बताया था कि सेंटर पे बना एंगल, ये सेंटर देखो इस एंगल के लिए ये पर्दे पे बना एंगल है, और ये इसके लिए ये क्या है, सेंटर पे बना एंगल। तो पर्दे पे बना एंगल सेंटर पे बने एंगल का आधा होता है। भाई पर्दे पे एंगल जो बनता है वो सेंटर का आधा होता है। तो अगर ये 20 है तो क्या होगा, 40, तभी तो इसका आधा हुआ। अब देखो ध्यान देना, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में जब तुम देखोगे तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ठीक। तो दो, तो ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ठीक। तो ये वाली साइड इस साइड वाले बराबर है। तो हमने पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल में यदि दो साइड बराबर होते हैं तो उनके आमने सामने कोण भी बराबर होते हैं। मतलब अगर इसके सामने वाला कोण में थीटा मान लो तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा। तो देखो भैया, तो ये देखो ये ऊपर वाला कितना है, 40 है, ये थीटा थीटा है। तो भैया देखो त्रिभुज के तीनों एंगल का क्या सम क्या होता है, 180 होता है। तो थीटा थीटा क्या हो गया, 2 थीटा प्लस 40 इक्वल टू 180। तो देखो 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 में जब 40 घटाओगे तो 140, मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70। तो थीटा की वैल्यू 70 आ गई। आपको क्या कह रहा है ओ ए सी बताइए, ओ ए सी, ओ ए सी कितना आ गया, 70। तो 70 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहा है माना कि ओ त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण है। मतलब जो ओ है ये ए बी सी है, ये ए बी सी त्रिभुज है, उसका ओ जो है वो अंतःकोण है। अंतःकोण मतलब इन सेंटर है, अंतःकोण का मतलब होता है इन सेंटर। और इन सेंटर आप जानते हो कैसे बनता है, जैसे ये त्रिभुज है, समझना ये त्रिभुज है और हमें इन सेंटर बनाना है। तो एंगल का हम लोग बाइसेक्ट करते हैं, एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तभी इन सेंटर बनता है। मतलब इसको इसको बराबर बराबर भागों बांटेंगे तो ये हम लोग क्या बन जाएगा, इन सेंटर बन जाएगा, ठीक है। तो और कह रहा है बिंदु डी भुजा बीसी पर इस प्रकार है कि ओ डी परपेंडिकुलर बीसी है। बिंदु डी जो है वो बीसी पर इस प्रकार है कि ओ डी परपेंडिकुलर बीसी है। मतलब ओ, ये ओ है और ओ से हमने इस पर परपेंडिकुलर खींच दिया तो डी, तो ये 90 हो जाएगा, ठीक। अब देखो रहा है बी ओ डी बी ओ डी की वैल्यू कितनी है, बी ओ डी की वैल्यू कितनी है, क्या होगा, 15 है, ठीक। कह रहा ए बी सी बताओ, ए बी सी बताइए। तो बढ़िया सवाल है, देखिए ध्यान से देखिए, सवाल में कुछ है नहीं, ठीक। अच्छा खुद बताओ, ये 90 है, ये भी 90 होगा, और ये 15 है, तो ये कितना होगा, खुद बताओ ये कितना होगा। भाई देखो इसको मैं मिला ले रहा हूँ, सबको मिला ले रहा हूँ, ठीक। तो इस ट्रायंगल में देखो, अभी इस ट्रायंगल में तो ये 90 है, 15, तो ये कितना होगा, ये क्या होगा, 75। और अब ये 75 है तो ये भी क्या होगा, 75। क्यों भाई, देखो इन सेंटर कैसे बनता है, एंगल को बाइसेक्ट करके ही तो इन सेंटर बनता है। मतलब जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, तो ये 75, ये भी 75, तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 150। और पूरा एंगल तो बताना था, ए बी सी बताना था, ए बी सी कितना आ गया, 150। तो 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। करा ए बी सी में बिंदु डी और ई भुजा ए बी और ए सी पर इस प्रकार है। यहाँ पे बना लो, एक ए बी सी बना लो, ये ए बी सी है, ए
बी सी। ठीक, बिंदु डी और ई, ए बी और ए सी पर इस प्रकार, मतलब ए बी पर हमें बिंदु डी लेना है और ए सी पे हमें ई लेना है। इस प्रकार है कि ए डी ए बी का 1/3 है, मतलब अगर पूरी 3 है तो ए बी क्या 1 है, तो ये कितना होगा 2 होगा। अब देखो ए ई जो है वो पूरे का 1/3 है, मतलब पूरा 3 है, तो ये क्या होगा ए होगा, तो ये 2 होगा। कह रहा यदि बी सी की लंबाई 15 है तो कह रहा डी बताओ। बहुत ही आसान सवाल है, देखिए इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसी आपने फिगर देखी होगी, ऐसी आपने फिगर देखी होगी, और फिगर तो देखो ध्यान देना, पूरी साइड कितनी है, पूरी साइड भाई देखो ये पूरी साइड कितनी है, पूरी साइड कितनी है, तो पूरी साइड कितनी है 3 है, पूरी साइड 3 है, तो पूरी साइड 3 है, उसका एक है ऊपर वाला, मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरी साइड 3 है, उसका एक ऊपर वाला है। ठीक, अब ध्यान दे रहा हूँ पूरी साइड किसके बराबर, पूरी साइड कितने बराबर 3 बराबर है, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक, और ध्यान देना छोटे वाले साइड, छोटे वाले त्रिभुज की साइड कितनी आ रही, एक ही तो आ रही, छोटे वाले त्रिभुज की साइड कितनी आ रही, एक आ रही, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, तो इससे क्या पता चला अगर पूरी 3 है तो छोटा वाला, पूरी बड़े वाले ट्रायंगल की साइड 3 है, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड 3 है, तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड क्या है एक आ रही। ठीक, तो 3 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, मतलब छोटे वाली साइड की, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड क्या हो जाएगी 5, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आप समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है, कह रहा एबीसी की भुजा एसी पर बिंदु डी इस प्रकार है। कह रहा एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी ये ए है, ये बी है, और ये क्या है सी है। तो एबीसी की भुजा एसी पर बिंदु डी स्थित है, बिंदु डी स्थित है, पी क्यू एक्स वाई, पी क्यू एक्स वाई ए बी बी सी ए डी डी ई के मध्य बिंदु, पी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, क्यू जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है, एक्स जो है वो ए डी का मध्य बिंदु है, और डीसी का मध्य बिंदु क्या वाई है, डीसी का मध्य बिंदु क्या वाई। तो बस हो गया, कह रहा है पी एक्स और क्यू वाई का अनुपात बताइए, मतलब पी एक्स और क्यू वाई का अनुपात बताना है। बहुत ही आसान सवाल है, देखिए सवाल में कुछ है नहीं, सवाल तो हलवा है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं इसको मिला दूंगा। ठीक, इसको मिला दूंगा, मैं इसको मिला दूंगा, इसको भी मिला दूंगा, और इसको भी मिला दूंगा। ठीक, अब देना सवाल कितना आसान हो गया। देखो हमें पी एक्स और पी क्यू वाई बताना है। अब ध्यान देना इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को जब तुम देखोगे तो ये इसका मिड पॉइंट है, देखो ये मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट यदि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में, ये चीज़ तो आपको रट गई होगी, किसी भी ट्रायंगल में यदि मिड पॉइंट को मिला दोगे, मिड पॉइंट को मिला दोगे, तो वो तीसरी वाली साइड की क्या हो जाती है पैरेलल हो जाती है, उसकी आधी हो जाती है। मतलब अगर ये 2 है तो ये क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब इधर देखो, इस ट्रायंगल में देखो, ये भी मिड पॉइंट इसका, ये इसका मिड पॉइंट है, इसको मिला दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा इसका, मतलब ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो पी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्यू वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1, मतलब इनका अनुपात क्या आ गया 1:1, तो 1:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 44, कर यदि किसी त्रिभुज के लंब केंद्रक समान है तो क्या त्रिभुज बताइए। देखो मैंने बताया था यदि कोई एक समबाहु त्रिभुज है, कैसे त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज में देखो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में यही चीज़ क्या होती है, यही चीज़ लंब केंद्र होती है, यही इसके लिए क्या होती है लंब केंद्र होगी, मतलब लंब केंद्र का मतलब 90 बनाएगी। यही चीज़ क्या होती है इसकी माध्यिका होती है, माध्यिका होती है मतलब इसको बराबर बराबर भागों में डिवाइड करती है। ठीक, और यही चीज़ क्या होती है इसकी ऊंचाई होती है। ठीक, यही चीज़ क्या होती है, और यही चीज़ क्या होती है एंगल बाइसेक्टर होती है। मतलब समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में ये वाली लाइन ही सब कुछ होती है। ठीक, अगर ये लंब केंद्र है तो इसका जो सेंटर होगा, मतलब यही लंब लंब होती है तो इसका लंब केंद्र वाला यही इसी लाइन पे होगा। माध्यिका है तो सेंटर भी इधर ही होगा केंद्रक, और अगर ऊंचाई है तो भी यहीं पे होगा, और एंगल बाइसेक्टर भी यहीं होगा। तो ये बोला है यदि किसी त्रिभुज के लंब केंद्र और केंद्रक समान है तो कह रहे त्रिभुज बताइए। भाई लंब केंद्र और केंद्रक समान है, कौन सा त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ में? अब देखो 45, ये याद करना है सब आपको, ये क्वेश्चन याद करने वाले होते हैं, ज्योमेट्री में आपको बहुत सवाल मिलेंगे जो याद करना है। कह रहा किसी त्रिभुज में यदि लंब केंद्र शीर्ष पर है, अब देखो ध्यान देना है, ये कोई त्रिभुज है। ठीक,
तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल। और लंबकेन कहाँ है? लंबकेन कहाँ है? शीर्ष पर है। भाई आप खुद जानते हो, त्रिभुज है कोई, राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल कितना होता है? 90 होता है। और ये एंगल 90 होता है, मतलब ये वाली ये क्या बना रहा है? 90 बना रहा है। तो ये देखो, ये इस शीर्ष पे 90 बना रहा है ना, मतलब ये क्या है? समकोण त्रिभुज। तो भैया यदि लंबकेन शीर्ष पर है तो कौन सा एंगल हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। समझ में? 46 देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। यदि किसी त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का अंतःकेंद्र, ये कोई त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक। तो अंतःकेंद्र मतलब आर, आर की वैल्यू कितनी दी है? 3 ही। तो कह रहा है ए निकालो, त्रिभुज की साइड निकालो। भैया देखो, कोई भी समबाहु त्रिभुज है, तो उसके उसमें अंतःकेंद्र मतलब आर, स्मॉल आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? साइड अपॉन 2√3। अब देखो आर की वैल्यू कितनी? 3 है, तो हमें साइड निकालना है, तो बस निकाल लो 2√3। तो साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6√3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। ये एबीसी है, ए, ये बी और ये सी। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी 90 है, जिसका कोण सी क्या है? 90 है। और ए सी क्या है? 5 है। तो कह रहा है ए बी बताओ। अब ध्यान देना यहाँ पे, देखो पहले हम इसीलिए कहते हैं पहले पूरा सवाल पढ़ा जाता है, उसके बाद फिगर बनाया जाता है। देखो ये 90 वाला ट्रायंगल बन गया ना। देखो कह रहा है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसपे सी पर 90, ये सी है, ये 90 है, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। और कह रहा है यदि ए सी बराबर 5 है, ए सी बराबर 5 है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, खुद बताओ समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? दो साइड बराबर होती है, ठीक। तो मतलब ये 5 है तो ये भी क्या होगा? 5 होगा। और ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या होता है? अगर आप ये कर्ण निकालोगे तो कर्ण कैसे निकालते हैं? 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, क्या आ जाएगा? 50, 50 का रूट कर दोगे तो 5√2, ठीक। तो 5√2 आ जाएगा, और यही आपको निकालना था, ऑप्शन नंबर सी। 48 देखते हैं। कह रहा है एबीसी एक परिकेंद्र है, त्रिभुज के बाहर है। बताओ, एक त्रिभुज है और इसका परिकेंद्र कैसे बनता है? मान लो इसका बाइसेक्ट कर देंगे, साइड का इसका बाइसेक्ट कर देंगे, ठीक। तो परिकेंद्र बनता है। और ये परिकेंद्र कहाँ बन रहा है? ये परिकेंद्र बन रहा है बाहर, त्रिभुज के बाहर। तो जब भी ऐसा आ जाए त्रिभुज के बाहर क्या बन जाए? परिकेंद्र बने, त्रिभुज का बाहर बन जाए परिकेंद्र, तो वो मतलब कौन सा ट्रायंगल होता है? वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। समझ में आया? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ही परिकेंद्र जो होता है वो बाहर बनता है। समझ में आया? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ही परिकेंद्र जो होता है वो बाहर बनता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनको आप याद करिए, ठीक। इनको याद करने वाले क्वेश्चन होते हैं। चलिए 49 देखते हैं। कह रहा आई जो है वो त्रिभुज का अंतःकेंद्र, ध्यान देना, ये एक त्रिभुज है, ठीक। इसमें ये आई जो है अंतःकेंद्र मतलब इन सेंटर है, ठीक। और इन सेंटर मान जानते हो कैसे बनता है? और ये त्रिभुज क्या? ए बी सी। इन सेंटर का कैसे बनता है? इस एंगल का बाइसेक्ट करोगे और इस एंगल का बाइसेक्ट करोगे तो इन सेंटर बन जाएगा। समझ आए? इस एंगल का बाइसेक्ट करोगे, इस एंगल का बाइसेक्ट करोगे तो इन सेंटर बन जाएगा, ठीक। अब कह रहा है यदि ए बी सी क्या है? 65 है, ए बी सी 65 है, और ए सी बी क्या है? 55 है। तो कह रहा है बी आई सी निकालिए। अच्छा ये बताओ, खुद बताओ, ये पूरा एंगल 65 है, और अगर हमें बी आई सी निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, तो हमें ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे? ये पूरा 65 है तो ये आधा होगा 65/2। ये पूरा 55 है तो ये आधा होगा 50/2। तो देखो ये इस त्रिभुज में, देखो इस त्रिभुज में ये आई है, ये बी है, और ये क्या है? सी। तो ये क्या है? 65/2, और ये क्या है? 55/2। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। मतलब 65/2 प्लस 55/2 प्लस इसको मान लेते हैं आई, ये हो जाएगा 180। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 120, 120 में 2 का भाग करोगे तो 60, 60 प्लस आई इज इक्वल टू हो जाएगा 180। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 60, मतलब 120। तो 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान सवाल था। चल देखते हो क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, कह रहा है ए बी सी में बी ए सी 90 डिग्री है। ए बी सी में ये ए बी सी है, ए बी सी, तो बी ए सी, ये ए है 90 है, ये ए बी सी है, ए बी सी। और ए बी बराबर 2 बी सी है, मतलब बी सी अगर 2 है और तो ए बी क्या? 1 है। तो कह रहा है ए सी बी बताओ, ए सी बी। अब ये देखो ये वाला ट्रायंगल अगर आपको याद होगा, ट्रायंगल 30-60 वाला, ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है। तो 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, और 90 के सामने 2 होता है। देखो 90 के सामने 2 आ रहा है, तो 1 के सामने क्या होता है? 30। तो 30 इसका राइट आंसर रहेगा। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है।